अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद एक ऐसा शख्स जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एहसन इकबाल साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। उनके साथ बैठे हैं डामी म्यूजियम से आए एक ऐसे इंसान जो किसी तारुफ के तो नहीं लेकिन तारीफ के मोहताज रहते हैं हमेशा। शेख साहब, वेलकम सर। देखिए, मैं अब मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। क्यों शेख साहब, ख्वाजा साद रफी को देख लिया जो अल्फाज खत्म हो गए। मैं दिस इज वेरी पर्सनल, एहसन इकबाल खुदा की कसम मैं खा कर कहता हूं, मैं आज कोई मूड नहीं है मेरा लड़ाई झगड़े का। ये शख्स की किस्मत है, खुदा ने इसको बचा लिया, वरना मैं बन जाता अगर वजीर दाखिला सबसे पहले एहसन इकबाल का नाम ECL में डालना। इसीलिए शायद फिर आप नहीं बन सके। शेख साहब, आप बढ़ के ज्यादा मारते हैं, टेंशन कम देते हैं। ना आप LNG के पीछे गए, ना PSC के चेयरमैन के पीछे कोर्ट गए। देखिए जी, शहबाज शरीफ तो किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं है। अच्छा जी। और हाँ, नवाज शरीफ किसी सूरत भी नहीं, वो भी एक्सेप्टेबल तो नहीं है। अगर PSC के चेयरमैन एहसन इकबाल साहब हों तब तो कोई एतराज नहीं ना। मैं सरेआम टेलीविजन पे सबके सामने कहता हूँ जी, एहसन इकबाल अगर बन गए PSC के चेयरमैन जी, सबके सामने टेलीविजन पे बैठ के चूहा मार दवाइयां खा लूंगा जी। मैं सवाल ही नहीं पैदा होता जी। और ये इमरान ने पता नहीं किस मजबूरी के तहत इनको बना दिया है। मैं खुदा की कसम कहता हूँ जी, अगर मैं कोर्ट ना जा सका इनके खिलाफ तो मैं जी सर झोलियां उठा उठा कर बदवा दूंगा। नहीं, लेकिन शेख साहब, आप अगर कोर्ट जाएंगे तो किसके खिलाफ जाएंगे? चूंकि उनको PSC का चेयरमैन तो इमरान खान की मंजूरी से लगाया गया, तो कोई लड़ाई होगी आपकी इमरान खान से? एहसन साहब, आजकल आप लोग और जरदारी साहब फिर करीब आ रहे हैं, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। देखिए, मुस्लिम लीग, नॉन पीपल्स पार्टी, MMA, हम सब ऑपोजिशन के अंदर हैं और हम मिलकर बैठते हैं। ये सियासत का और जमहूरियत का हुस्न है जो इस वक्त PTI ने मुल्क की दुर्गत बनाई है, जो मुल्क के अंदर इक्तसादी मैदान में बदहाली आ रही है, महंगाई आ रही है, मुल्क की मईशत को फुटबॉल की तरह लुढ़का दिया गया है। तो ऑपोजिशन का फ़र्ज़ है कि वो सब मिलकर इसका रास्ता रोकें, वगरना शायद 1-1.5 साल के अंदर ये मुल्क को इतना ज़्यादा तबाह कर देंगे कि इस मईशत को संभाला नहीं जा सकेगा। एहसन साहब, जब दोनों पार्टियों में बुरा वक्त आता है उस वक्त आप इकट्ठे हो जाते हैं, जब एक हुकूमत में होता है फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो अलहदा जमातें हैं, हमारे प्रोग्राम अलहदा हैं, मंशूर अलहदा हैं, लेकिन अपोजिशन के अंदर हम कुछ मकासद के लिए जो मुल्क के हैं, लार्जर इंटरेस्ट है, उसमें इकट्ठे हैं। लेकिन कल को जब इलेक्शन होगा, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। एहसन इकबाल से बड़ा कहानी डालने वाला तो देखा ही नहीं है, इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ जी कोई। मैं तो जानता हूँ ना बड़े अच्छे तरीके से, मुझे अगर खुदा ने खिदमत का मौका दिया वजीर आजम बनना, अपना वजीर इत्तलात और नशरियात एहसन इकबाल को लगाऊंगा। इनसे ज्यादा साहब, आपकी काबीना में शामिल होने से बेहतर है कि मैं घर बैठ जाऊं और अल्लाह अल्लाह करूं। ये बैठे हैं जी एहसन इकबाल, एक दूसरे की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। 61 प्रॉपर्टीज निकली हैं, आसिफ अली जरदारी की तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये उनको उसमें ना वो 62वीं लाल हवेली भी शामिल कर लें। ये कल तक सड़कों पे घसीटने की बात करते थे, पेट फाड़ कर दौलत निकालने की बात करते थे, लूटी हुई वापस लाने की। आज हाथों में हाथ लैला मजनू की तरह लिए असेंबली के अंदर दाखिल होते हैं जरदारी साहब और शहबाज साहब। दिल करता है इनकी बलाएं ले लूं। तो शेख साहब, इसका क्रेडिट भी आप ही को जाता है और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूं, अभी आपके घर में से और लोगों ने हमारे घर में आके हाथ थाम के असेंबली में दाखिल होना है। मेरा तो एक भतीजा था जी, उसका काम हो गया, मिल गया उसको टिकट। इमरान के घर से कोई आ जाए तो आ जाए, मेरा कौन आना है। और शेख साहब, आप भी तो कहते थे कि लूटी दौलत लेकर आएंगे, ले आए। तुझे क्या मरोड़ उठ रहे हैं, लाऊं ना लाऊं, तुझे तकलीफ क्या है? वो शेख साहब का जो वादा है ना, वो रेलवे की इंजन की तरह किसी पटड़ी पे खड़ा है, उसका डीजल खत्म हो गया। शेख साहब, जान की अमान पाऊँ तो ज़रा ये भी बताइए ना, आज तक आप कितनी जमातें बदल चुके हैं, कितनी हुकूमतें बदल चुके हैं? जो इस तरह रोज़ रंग बदलता हो उसे पेड लीडर नहीं कहना चाहिए? पेड लीडर नहीं जी, पेट लीडर है। आप अपने कायद का मुझे जवाब दें, क्या नवाज शरीफ ने पार्टियां नहीं बदली? क्या IGI तहरीक इस्तकलाल? दें जवाब। एहसन इकबाल, खुदा का वास्ता था थे ना होइएगा, जवाब दें। IGI कोई पार्टी नहीं थी। जिस दिन से वो मुस्लिम लीग नून में आए हैं, वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए, इसी के साथ हैं, और उनकी जो
कुर्बानी है और जो उनका एक असूली मौकफ है, आज तो पूरी दुनिया उसकी दाद दे रही है। आईजीआई पार्टी और आपने जितनी मिन्नतें की थी उनकी कि मुझे दोबारा मुस्लिम लीग में ले लो, वो भी मुझे पता है। मुझे जवाब दें इसका, आईजीआई पार्टी नहीं थी जी, इत्तेहाद था वो। आपको पता है मैं नवाज शरीफ को क्यों छोड़ा है? क्यों? आईजीआई की वजह से। क्या ये नहीं था ठीक? उस वक्त तो आप पेश थे। सर लेकिन वो तो केस ही खत्म हो गया, कुछ नहीं निकला उस केस में से। देखें जी, मैं वसीतर मुल्की मफाद में सपोर्ट कर रहा था मियां नवाज शरीफ को, और जब मैंने महसूस किया कि इनकी इंटेंशन ठीक नहीं है तो आपने साथ ही साइड चेंज कर ली। साइड क्या चेंज कर दी? मैं कोई पुरानी कैसेट हूँ, ए साइड हटी तो बी साइड लग गई है, वो साइड कर दी। ओके, एहसन साहब आप ये बताइए कि पीटीआई का स्टांस जरदारी साहब की तरफ कुछ सॉफ्ट हो गया, बिलावल भी बीबी का मिशन आगे बढ़ाने लगे हैं, लगता है सबको सबकी जरूरत पड़ गई है। हाँ देखिए, असल में पीटीआई इस वक्त बहुत आइसोलेशन का शिकार हो रही है, और सबसे बड़ी आइसोलेशन उसकी कारकर्दगी है। उनको समझ नहीं लग रहा कि हुकूमत कैसे करनी है, ना रोड मैप है, ना विजन है, ना तैयारी है। और हम सुनते थे कि 22 साल से हम होमवर्क कर रहे हैं, हमारे थिंक टैंक हैं, और हम आएंगे तो डॉलरों की बारिश हो जाएगी, 300 अरब डॉलर उधर से आ जाएगा, 200 अरब डॉलर उधर से आ जाएगा। और हालत ये है कि अब तो हर मुल्क, कोई पाकिस्तान का दोस्त मुल्क नहीं छोड़ा कि जहाँ पे बेकारी की तरह हम कशकोल लेकर नहीं पहुँच रहे। तो इसलिए अब ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन को कमज़ोर करें, डिवाइड एंड रूल करें, लेकिन इनकी ये खाम ख्याली है। मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन इनके झांसे में नहीं आएगी। एहसन साहब लेकिन ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी? जी ऑपोजिशन इकट्ठी है। देखिए, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो शेख रशीद साहब की चीख चिल्लाने के बावजूद अगर हमने हासिल कर ली है तो इसलिए कि ऑपोजिशन ने अपने इत्तेहाद से इनको मनवाया और अपना हक हासिल किया। लेकिन इन्होंने कोशिश की कि सबको अलग-अलग करके लालच दें कि हम आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, लेकिन कोई इनके झांसे में नहीं आया। ऐसे इकबाल साहब, हासिल पसिंजर साहब आजकल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को करीब ला रहे हैं, क्या कौमी असम्बली में कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, कौमी असम्बली में एक बहुत थिन मार्जिन है, किसी वक्त भी टेबल्स टर्न हो सकती हैं, लेकिन ऑपोजिशन समझती है कि ये जो नए पाकिस्तान का गुबार था और नए पाकिस्तान का नशा था, ये पूरी तरह उतरना चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धोखा है जो किया गया। आपको पूरी तरह शेख साहब आपके टोले को एक्सपोज करेंगे कि ना ये इस काबिल था, ना इस अहल था, ना इसके पास सलाहियत थी, ना कोई प्रोग्राम था। मेरा भाई, जो मर्जी है करना करो, 5 साल जरा हमें करने दो काम, फिर अकाउंटेबिलिटी करना। 5 साल चलने दो यार, 1.5 साल भी अगर ना चले तो फिर क्या फायदा हुआ? यू आर फ्रॉम हार्वर्ड ना, माई हर वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, कम टू मी इन इंग्लिश। आई बेग टू से दैट आई एम इल, kindly grant me leave for 2 days. I shall be grateful to you. Yours obediently. नहीं शेख साहब, आपकी अंग्रेजी तो वो कब्र में शेक्सपियर भी सुनता है। सर ना शर्मिंदा हो, कोई बात नहीं, आपसे हो जाती है ऐसी। ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्दे लादवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मुदावा ना कर सको, मेरे सिवा ना हो किसी की तुमको जुस्तजू, मेरे सिवा किसी की तमन्ना ना कर सको। ये तो पता नहीं गुलफाम गुआच गया एडा मिठा मजाज लगता 100 साल बाद कब्र च उठ के आई। ओ भाई वो हुंजा से हैं। ये अच्छा। गुलफाम ढूंढ रही है, गुलफाम इकबाल ढूंढ रही है। क्या कह रहे हैं आप? एहसन साहब, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, इस दौर से। बड़ा शौक था कि आपको खीर पकाता हुआ देखूं, लेकिन जब मैं पहुंची तो आपकी खीर में कोई और हाथ मार गया था। ये क्या कह रही हो? जी, यानी कि आप खीर को जो है ना चोर पड़ गया और उचक के ले गए। जो 2018 में अवाम का मैंडेट था उसको चुराया गया, वो ये कह रहे हैं। एहसन साहब, मैं सीपैक की खीर की बात कर रही हूँ। देखिए, ना इंडस्ट्रियल जोन का पता, ना मगरबी रूट का पता, और ना ही इस दौर को सीपैक में शामिल किया। ये कोई बात हुई भला? नहीं, देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको सीपैक के अंदर बहुत हिस्सा मिला है। फाइबर ऑप्टिक केबल वहाँ से लगाई गई है, और गिलगित बल्तिस्तान जैसे रिमोट एरिया के पास कराची, इस्लामाबाद जैसी कनेक्टिविटी होगी, और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान वहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क्स बना सकेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान सीपैक के अंदर हमारे माथे का झूमर बनेगा। शेख साहब ने भी दसो परेशान ने, उन्होंने लगता किसी और मुल्क की गल हो रही।
मैं अस्तौर के अंदर जिस वक्त तक रेलवे स्टेशन नहीं बना लेता, शेख भी चैन से नहीं बैठेगा। वाह सर, आपने नई अनाउंसमेंट कर दी, पिछले तो संभाल लें पहले। पूरे सी पैक पे पटड़ियां होंगी जी, पटड़ियों का जाल बिछा दूंगा। एहसन साहब, सुना ये दीवाने का ख्वाब कभी आप लोगों ने भी देखा जी? ये बिल्कुल ख्वाब हमने ना सिर्फ देखा है बल्कि मौजूद है, क्योंकि सी पैक का जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसके अंदर खुंजराब से हवेलियां तक रेलवे लाइन का मंसूबा शामिल है और चीन और पाकिस्तान को रेलवे ट्रैक के साथ जोड़ा जाएगा ताकि इसके ऊपर तिजारत हो सके। एहसन साहब, आप शाबाश लेने वहां जाते रहे जहां अगले ने आपकी कदर तक ना जानी। आप हमारे पास आते, हम आपके जख्मों पर मरहम भी रखते और आपकी टीसों पर गर्म ईंट भी। फिर भी हम पाकिस्तान के अवाम के पास कहते, हमारे लिए सबसे बड़ी अदालत अवाम की है और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि नारोवाल के अवाम ने पाकिस्तान में सबसे बड़ी अक्सरियत से जिता के मेरे 5 साल की मेहनतों की थकावट उतार दी है। एहसन साहब, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जिदों कोई आइसक्रीम खा रहे हो तो मैं दूर खलोती देख रही हूँ। पूरी बात करें ना, क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, आपको गुस्सा आता है तो क्या आप एहसन साहब पे गुस्सा निकालना चाहती हैं? नहीं, मुझे तब बहुत गुस्सा आता है जब मैं बोने कद वाले, जाली बालों वाले, पेडिस्टल फैन की तरह गर्दन हिलाते हुए चिड़चिड़ बातें करते हुए रोबोट को देखती हूँ। ये क्या कह रही है? अजीब कोई चक्री सी खातून मुझे ये लग रही हैं, पता नहीं किसकी बात कर रही हैं। सर, सियासी हरीफ नहीं, मुझे कह लेने दें, मुझे कह लेने दें। ये कुछ 36, 37, 37 पता नहीं क्या कितने सालों से इस तरह की गुफ्तगू। माना आप सियासी हरीफ है, लेकिन ऐसे तो ना कहें। कुड़िए होनो नहीं रहे वजीरे दाखिला, होनो छोटे छोटे बच्चे ना दाखिला करा रहे हैं। मैं तो उस न्यूज एंकर रिपोर्ट की बात कर रही हूँ जो चाइना ने लॉन्च किया है। आप तो चाइना जाते रहते हैं, आपने देखा? शेख जी, इमरान खान साहब ने तो कहा था समंदर के नीचे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के नीचे गैस है, लेकिन अभी पता नहीं कि वो कहाँ है, वो कब तक निकल आएगी। देखें जी, गैस निकलने के बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बाहर से मशीनरी आएगी, एक्सपर्ट किसी से पूछें। लेकिन मोहतरमा, आपको शायद नहीं मालूम कि इमरान साहब ने यह भी कहा था कि पता नहीं कि वो गैस कहीं लीक ही ना हो गई हो सारी। भाई क्या चाल है, तबीयत से ठीक है ना? ठीक ठाक, संगे हाल खैर दे। आप खैर जोड़े हो, आप सुनाओ, ठीक हो? बिल्कुल ठीक। नहीं तो ये आपने क्या किया, सी को पैक कर दिए? क्या? ये शेख साहब ने किया, इनकी हुकूमत ने किया। हमने तो सी पैक को रवां तवां किया था जेट स्पीड के साथ। अच्छा, जेट स्पीड, पहाड़ी इलाके में भी जेट स्पीड होती है? बिल्कुल यार, बड़ा बात की है यार, अल्लाह का कसम, बड़ा अच्छा बात। अच्छा, ये उधर जो सी पैक आ रहे, ये खुंजराब से उधर आएगा, वो क्या उसे सोस्त, तो सोच से आगे क्या आएगा, गुजान, तो वो ये सड़क उधर से जो आता है, ये उधर से वापस भी जाता है, ये सिर्फ आता है था कोट, रायकोट और फिर हवेलियां। अच्छा। हवेलियां से नीचे उतरेगा, ये डेरा इस्माइल खान जाएगा और नीचे फिर कोयटा जाएगा, कोयटा से गवादर, और दूसरा बुरहान से नीचे उतरेगा वो लाहौर, लाहौर से सखर, सखर से फिर खुजदार और फिर गवादर। नहीं तो इतना लंबा गाड़ी चले तो मर्दान किधर आएगा? मर्दान भी आएगा। इसमें बहुत सारे मंसूबे हैं, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मानसेरा का भी एक रूट है। इसी तरह गिलगित, चित्राल, चकदरा का भी रूट है। तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके से जुड़ेंगे। अच्छा 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 अच्छा, तो उधर वो ये सारा रोड बन गई? जी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। शेख साहब, आज तो एक गाल सच सच दस दो। क्या? साडा सूबा साको कढण देसो। बात सुनो, सुनिए, मैंने कभी जिंदगी में एक मर्तबा कहा है तुझे तेरा सूबा दूंगा। मैंने हमेशा ये कहा था नवाज शरीफ को जेल भेजूंगा, वो मेरा काम हो गया है। आगे अमरान जाने, तुम लोगों की किस्मत जाने, तुम्हारे सूबे जाने। ये भी इनका सूबा नहीं देंगे, धोखा किया है। इन्हें पता है कि अगर वो सूबा बना दिया तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी। वो इन्हें एक डरावना ख्वाब लगता है, लिहाजा ये सूबे से पीछे हट गए हैं। एहसन साहब, 20 साल से आप ऐसे ही स्मार्ट हैं, राज क्या है, योगा या फिर जॉगिंग? मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा कमाल खुराक का है कि अगर इंसान खुराक कम ले तो फिर मोटापा नहीं चढ़ता। और मैंने ज्यादातर देखा है कि खुराक की बेहतियाती इंसान को वजन बढ़ाने का मूजब बनती है। हाँ, योगा करना भी नहीं चाहिए। अगर योगा छोड़ देना तो बंदा किसे योगा नहीं रहता। हमारा सेगमेंट है तारीखनाक।
हमारे यहाँ एक शदीद तारीखी मुगालता है जिसका शिकार अमूमन औसत दर्जे के पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं। वो ये कि जब यूरोप तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था, तब यहाँ हिंदुस्तान में लोग गुलछर्रे उड़ा रहे थे, बागात में चहलें हो रही थी, जहालत का दौरा था, इल्म नापैद था। आयशा, जिसे आप तारीखी मुगालता कह रही हैं, लोग तो उसे हकीकत कहते हैं। आयशा जी, यूरोप तो उस वक्त हाथ मुंह धोने के आदाब से नावाकिफ था जब बर्रसगीर में नए नए अलूम पर तहकीक हो रही थी। आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पुरशको इमारत तामीर की जा रही थी तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जियोलॉजी, जियोग्राफी, ज्योमेट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बगैर तामीर की जा रही थी? आयशा, तरजीहात का मसला है। उस वक्त जरूरत किसी और चीज की थी, लेकिन वो इमारत बना रहे थे। सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, एक एक रानी की मोहब्बत में पूरा पूरा शीश महल बना दिया जाता था। नहीं नहीं, हर रानी नहीं जी, रानी रानी पर डिपेंड करता था कौन कितनी मोहब्बत डिजर्व करती है। कई थी जिनके 16-16 बच्चे हुए, किसी का एक भी नहीं था। सर क्या बात कर रहे हैं आप? जुनैरा, ये सब तो वहाँ यूरोप में भी हो रहा था। हैनोवर से लाकर लोगों को इंग्लैंड का बादशाह बना दिया जाता, जिसे अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं आता था। वो चुपचाप बैठे रहते बुत बनकर। जॉर्ज 1, जॉर्ज 2। यूरोप में भी रानियों के पीछे लोग तख्त छोड़कर जा रहे थे, कत्लो गारत हो रहा था। आप तारीख उठाकर तो देखें। भाई, उनके हालात इजाजत देते थे, लेकिन हमारे मुगलों ने तो जितना पैसा इमारत की तामीर और शाही तबीबों पर खर्च किया है, पूरी दुनिया का 25% जीडीपी यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद था। पैसा था तो इमारत पे लगाना। और ये शोरा, उदाबा, नसर निगार उस वक्त दर्जनों किताबें लिख चुके थे। और सिप्ते हसन तो ये भी कहते हैं कि फलसफा हिंदुस्तान से यूरोप गया है। सानू फलसफी बन बन के बखान दे। आप ताजमहल की ही मिसाल लें, आप वर्ताए हैरत में डूब जाएंगे। आप जानते हैं ताजमहल के 4 मीनार हैं और चारों को बाहर की तरफ झुकाया गया है। जानते हैं क्यों? आहो जी, जानने हैं भाई, मीनार बाहर ही बनाने, उन अंदर बना के छत पाड़ना लगले। ओ भाई, चारों मीनारों को बाहर की तरफ इसलिए झुकाया गया है कि अगर जलजला आए तो गुंबद तबाह ना हो। हाय बाजी, ताजमहल तुम मुल्तान को दे गिनो केड़ा सोना दरबार आन, शाहरुख ने आलम दी दरबार, पीर भावलक सईद दी दरबार, शाह शम्स तबरेज दी दरबार, देख के अखीं ठार वेनियन। यकीन करो। क्या बात है, फन तामीर की आला मिसाल है। और ये तो मुगलिया दौर से भी पहले की बात है। हाँ जी, उदों तो यूरोप नूं नक नहीं सी पूंजना आंदा। जी आप सही कह रहे हैं, उस वक्त यूरोप में तो घटाटोप अंधेरे थे, जब बरसगीर जो था वो रोशन था। आयशा, जब यूरोप में यूनिवर्सिटीज बन रही थी, प्रिंटिंग प्रेस लगाए जा रहे थे, कॉलेजेस बन रहे थे, तो यहाँ पे दालों से दीवारें बनाई जा रही थी और उनके ऊपर कीमती नक्शो निगार। हाँ जी, दालां ना दीवारा, चौलां दी छत। लोकी पूछते सन तुहाडा घर है, कहंदे नहीं जी साडे दाल चौल है। यार, पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हैं, जब बरसगीर तरक्की कर रहा था और यूरोप स्टोन एज में था। अजीब बात है। प्रोफेसर साहब, 16वीं-17वीं सदी की बात हो रही है। अभी जुनैरा ने बताया उस वक्त वहाँ यूनिवर्सिटियां बन रही थी, बेशुमार तरक्की के काम हो रहे थे, और ये कह रहे हैं वहाँ गटाटो बन दे रहे थे। नहीं नहीं, 16वीं-17वीं सदी में 100 ईयर्स वॉर हो रही थी, 7 ईयर्स वॉर हो रही थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ रहा था, क्रॉमवेल की लाश को कब्र से निकालकर उल्टा लटकाकर जूते मारे जा रहे थे। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये तो 19वीं और 18वीं सदी में बनी है। आयशा, जंगो जदल इंसानी सृष्टि में शामिल है, वो बुरी चीज है, लेकिन अच्छी कौमें वो हैं जो तरक्की का अमल और बुनियादी जरूरियात का काम पैरेलल जारी रखती हैं। तो हमने रखा हुआ था ना। हम अगर अय्याशियों में डूबे हुए थे तो हमने इल्म हुनर को भी साथ रखा हुआ था। अगर इल्म हुनर का रखा हुआ था तो बड़े बड़े साइंसदानों की मिसालें आज यहाँ मिलती। जुरैरा, ये तमाम बड़े साइंसदान 19वीं और 20वीं सदी में सामने आए हैं, जबकि बड़े सगीर मैथमेटिक्स में बहुत आगे था। ज्योमेट्री को ही लो, वो यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन गैलीलियो, न्यूटन, ब्रूनो ये तो 19वीं सदी से पहले आ गए थे। ये नहीं भी मानदा, पता नहीं ये मलका एलिजाबेथ दा कजन है। अच्छा जी, ताजमहल के बारे में बड़े दिलचस्प हकायक हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का काम क्या है। मिसाल के तौर पे पूरा ताजमहल 90 फीट गहरी बुनियादों पर खड़ा है, और जानते हो उसके नीचे 30 फुट रेत डाली गई है। वो क्यों? अगर जलजला आए तो पूरी इमारत रेत में ही घूम जाए। ओए बड़े सियाने अभी लोकी रेत च दाने भुनदे आ, उन्होंने रेत च ताजमहल ही घुमाता। अच्छा, जलजले के लिए तो एहतियात बरती,
लेकिन ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी इमारत दरिया के किनारे खड़ी कर दी। अगर सैलाब आ जाता तो? देखो, दरिया के किनारे इतनी बड़ी इमारत खड़ी करना बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए वेल फाउंडेशन की टेक्निक इस्तेमाल की गई। वेल फाउंडेशन ये क्या है? अच्छी फाउंडेशन, यानी दरिया के भी नीचे बुनियादें खोद कर उन्हें पत्थरों और मसाले से भर दिया गया, और एक नहीं लातादाद। आप यूं समझें कि ताजमहल के नीचे पत्थरों का एक पहाड़ है और बुनियादों का एक जाल, जो दरिया से मिलने वाले हर नुकसान से इमारत को महफूज रखता है। मैं कहना है बहुत सियाने निकले हैं भाई। ये सारा काम मुगलों की ताई। हाँ जी, हाथ भी तो उन्होंने बटवाए सी। भाई दरिया च जाल बिछाता, ताजमहल भी कायम रहे और नाल मछलियां भी फड़ियां जाती हैं। और बस जाने दे मीरे, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। बिल्कुल मजाक उड़ाया होगा गरीब की मोहब्बत का, लेकिन इल्म हुनर तो इस्तेमाल किया है ना मजाक उड़ाने के लिए। आयशा, फन तामीर की जितनी भी मिसालें दें, जहाँ लोगों की अक्सरियत को 2 वक्त की रोटी की फिक्र थी, एक शहनशाह मोहब्बत की यादगारें तामीर कर रहा था। तो प्रोफेसर साहब, यूरोप में भी यही सब कुछ हो रहा था। भूख थी, अफलास थी, कहत पड़ रहे थे, लेकिन आज आप जाते नहीं पुराने दौर की बिल्डिंग्स देखने के लिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ भी सब कुछ था। देखिए फिर तरक्की भी कितनी हुई, हर शोबे में तरक्की की, और हम उन्हीं इमारत को एक म्यूजियम बनाकर देख रहे हैं। तो ये मुगलों का कसूर तो नहीं है, ये तो आने वाली नस्लों का कसूर है। ठीक है, लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता था? वाह, वेल फाउंडेशन की मैंने बात की। जानते हो यूरोप में वेल फाउंडेशन कब इस्तेमाल की तामीर के लिए? कब? 19वीं सदी में, जबकि हिंदुस्तान में 17वीं सदी में इसका इस्तेमाल हो गया था। आयशा, कहते हैं कि अगर ताजमहल को आज के दौर में जदीद तरीके से बनाया जाए तो उस पे $1000 मिलियन खर्च होंगे। 1000 मिलियन डॉलर आ तेन 700 का हुण लै दें। सामने जनरल स्टोर के शो केस च पिया होया। जुनैरा, $1000 मिलियन खर्च करके भी वैसा ताजमहल नहीं बन सकता। टाइल मोज़ेक एक आर्ट है जिससे छोटी टाइलों को जोड़कर दीवारों पर तस्वीरें बनाई जाती। भाई हम तो इतना जानते हैं, किसी ने ताजमहल बनाकर अपनी मोहब्बत को अमर करना चाहा, किसी ने शीश महल में बैठकर अपनी महबूबा का रक्स देखना पसंद किया, किसी ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं की। ऐसा जी, एक बंदा सिर ते गरम टोपी पा के बावां च बावां फसा के तारीख नू मदोली जांदा, बाज नहीं आंदा। आपने फ्यूडल माइंडसेट के बारे में सुना तो बहुत होगा। आज आपको दिखाते हैं फ्यूडल माइंडसेट होता क्या है। ओए कामां दी इन्नी जुरत नहीं कि चौधरी दे वेड़े च डिग्या या टुकर चुक के ले जा। ओए तू साडे किले तो मज्जा खोल लिया ने। ओए तू मज्जा नहीं खोलियां, ओए चौधरी दे शिमले दे वल खोले ने। ओ बालिया, इन्हां नु इंज कुट जिवें मुंज कुटी दी है। क्या कर रहे हो भाई? चौधरी दी मज खोलनी, चौधरी। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, उसे आप ठुड्डे मत मारना। आज क्यों नहीं लाना? ओए लाडा नाल पलियां मज्जा खोल के ले गए ने। सूप पिया पिया के मज्जा जवान कीती होन ते जान दा दुख ही बड़ा हुंदा है। ओए कदे मैं आप, ओए तो चौधरी दा पुत्र, ओ मेरी राती कौन जम्मिया? हाय बाजी, मैनू बड़ा मारे। मैं कहती रही असी मज्जा नहीं चुराइया, ना जुल्म करो। सेना ने मैनू मंजी दे नाल बन के मेरे सामने मेरे बंदे नू मारे। ओ बेशर्म आदमी, तुमने औरत पर भी हाथ उठाया? किने हाथ उठाया? असी तेनू भी डंडा ही मारे। कैसे जानवर नुमा इंसान हो। एनू ते मंजे दे बन्ने आ, मैनू संडे ना बनता और लून समझ के मेरा सिर चटदा रहा। तुम्हें इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, शर्म नहीं आती? प्रोफेसर साहब, आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि इन्होंने ही भैंसें चुराई हैं, और बिलफर्ज इन्होंने चुराई भी हैं तो किसी का इख्तियार नहीं कि कानून को हाथ में लिया जाए? आयशा जी, मोहल्ले में और भी लोग थे, इनको अगर पकड़ा है तो कोई वजह है, और आप अजीब बात कर रही हैं।
क्या? इनको किसने हक दिया इंसाफ का? भाई छोटी छोटी बातों के लिए चौधरी के पास जाते हैं, चौधरी अपने फैसले कराने के लिए कहीं और जाएगा। बिल्कुल सही कहना, छोटे खरोटा ना ताजर। तुम तो बात ही मत करो। आयशा जी, ऐसे चौधरियों ने तो अपने हुकूमत खाने खोले हुए हैं जहाँ मुलाजमों को छोटी छोटी गलती पर भी अपनी मर्जी की सजाएं देते हैं। सच्ची गल कर रहे पिंड दे चौधरियां इन्हां गरीबां दी तकदीर दी डोर साडे हत्थां च हुंदी है। मैं पब्बा भार खलोवा ते बदल मेरी कछ जांदा ही। 20,000 रुपया इन्हां को कर्जा चुक के मुसीबत च पै गए, ना पिंड छड्ड के जा सकते हैं, ना ही इन्हां दे अगे खलो सकते हैं, ते बहन जो कहना ने छड्डिया नहीं सानू। अब्बा, जिस चोरी के इल्जाम में आपने इनको मार पड़वाई है ना, वो भैंसे तो बस कर दे तेरी रानी है। और तू इन्हां कमी कमीना नहीं जानती, अपनी वकालत अपने कोल रख। एक सेकंड, क्या कहना चाहती हो? वो भैंसे तो हाँ, वो भैंसे तो चुप करके बे, चुप करके, मैं तेनू कह रही हूं। और मोहतरमा उन्हें बात क्यों नहीं करने दे रही? वो पढ़ी लिखी लड़की है, उसे बात करने। आते पढ़ी लिखी है, किताबां गौर करो ना चुदरानी जी, मज्जा गावा से ऐसी जो है सानू देन दियो। ओए बदतमीज, तुम चुप करके बैठो। ए बाजी दी गल सुन लो, एदी गल साडी जान छुड़ा सकदी। तू ना बोल, विच ना बोल। हां, जो तुमने हाथ चलाकी की तो चलाकी मेरा दिल करदा नहीं धौन वट के चौंक च टक दे, चौधरी दी बाजी खोल ली। अब्बा, और जेड़ा पग आप नहीं खोलना। चौधरी की हिमायत करने से उसकी किताबों में कोई बड़े नहीं बन जाओगे। वो चौधरी की केड़ी किताब है? चौधरी ते ना पढ़ा, ए ते सामने लिखी कद नहीं पढ़ सकदा। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम चौधरी से ज्यादा पढ़े लिखे हो? हां जी, ए चुदरानी जिन्ने भी खत भेजदी ही मैं ही लिखना वा। ओए बालिया, कौन से खत? वो अपने घर अपने माँ प्यो ने जिहड़ी भेजदी ही, अब्बा जी मैं यहाँ पे खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। अब आपने खातून पे हाथ क्यों उठाया? आपको पता है कितनी रुसवाई हुई है? आपका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। मैं सोशल मीडिया खाया तो टकार ना मारा। तेरे मेदे च कोई स्टेटस फंस गया ना, तेरा हुंदा फिरेगा। हाँ, ना लाइक कर सकेगा ना शेयर कर सकेगा। चौधरी, जितने तेरी दस्तार में बल है ना, इतने तेरे किरदार में बल है। चौधरी साहब, आप खुद को हिटलर मुसोलिनी समझते? हिटलर वर्गे तो साडे को ट्यूशना पढ़ते ने। चौधरी साहब, आपको जरा ख्याल ना आया आपने 20,000 रुपए के लिए इन लोगों को मार मार के इनका ये असर कर दिया? ओ बाजी, मसला खाली 20,000 दा नहीं है, मसला मेरे वीर दा है। खबरदार, खबरदार, ये ऐसी जो गल की थी मैं तेरी जुबान दी तेरी टाई बना देनी है। बाले मार इनू। मेरी गल सुन ले, मेरी गल सुन। मसला प्यू दा होवे या वीर दा, साडा वैर नस्लां तक चलदा ही। ओ मेरी तो नस्ल ही कोई नहीं, मैं कल्ला कल्ला या मेरा भरा ही। ओ भाई, तुम्हारे वीर का क्या मसला है? ओ मेरे वीर दा मसला है कि ओ शहर पढ़दा है कॉलेज चौधरी दी कुड़ी ना। अच्छा अच्छा, तो आपके साथ पढ़ता है इनका भाई? नहीं, ये भी ओदे नहीं पढ़दी। हाँ, पढ़ता है। अब्बा, मैंने आपको कहा था ना कि बड़ी बदनामी होगी। ਧੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। मोहतरमा, आप अपने दोस्त को पसंद भी करती हैं? हाय बाजी, हाय मेरा दियोर ते है, इकट्ठे बचपन से खेडदे सी। इन्हां दोवां नूं मैं बच्चियां वांगरू पालिया, बड़े होए ने ते इन्हां ने इज्जत दा मसला ही बना लिया। ओए डंगर चोर दी ते माफी हो सकती है। ओए इस तां दे लुटेरे नूं मैं नींबू वांगू फेंक देंगा। चौधरी साहब, एक साथ पढ़ने से खुदा न खास्ता इज्जत पामाल होती है। ओए लोकां दे मुंह खुल जान ते इज्जत दियां तजियां उड़ जांदियां ने। आयशा जी, ये झूठी अना में फंसा हुआ शख्स है। कमाल कर रहे हैं, ये झूठी ना की बात है। इज्जत के मसले को आप जैसे लोग झूठी ना कहें तो मुझे अफसोस है आप पर। प्रोफेसर साहब, दो बच्चों की दोस्ती को या उनके साथ पढ़ लेने को अना का मसला बना लिया। आप कह रहे हैं वो झूठी अना नहीं है? आयशा, जैसे चोर चक्कों को आप जैसे लोगों की आशीर्वाद मिलती रहे ना, तो मसाइल बढ़ेंगे, मुजरम बनेंगे मुजरम। ओए ढोलक वाला लेके ना ते 5 मिनट ओदे हल ओदे हो गया। जुबान चलाना का चौरी बैठा तेन पता नहीं लगदा है। और दूजे पिंड दे विच चौधरी दी धी दा ना जिस जुबान ते आवे, और चौधरी ओ जुबान ही जड़ों खिच दिंदा है। इन्हां नूं पूछो मेरा पोला किथे है, केड़े हाल च है। क्या मतलब तुम लोगों ने उसका देवर छुपा रखा? रोटी भी नहीं देते 2 दिन तो बेचारे ने। मेरा पोला कहाँ छुपाया उसे? चौधरी साहब, इसे बोले।
हाजिर करें इनका देवर। बाले जानू लेके आ सपोले नु ओदी में गिच्ची मरोड़ा हुणे जे आई मेरा भरा नु सपोलिया कह रहे। अब वक्त फैसले का नजदीक आ गया है, क्या फैसला करूं मैं? दिल ने तो ये कहा है, दिल ने तो ये कहा है, जीने का है शौक तो मरने को हो जा तैयार, हो गया है मुझे प्यार, मुझे प्यार नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोगों ने चौधरी की भैंसें चोरी की हैं? मेरे उत्ते दिल दी चोरी पाओ, मझ दी चोरी ना पाओ। ओए मैं तेनू कहना चौधरी दी धी दा नाम अपनी जुबान ते नाल मैं पढ़ देनी है। ओदा नाम दिल है, ओने दिल गया। चौधरी ने वड्डे मुंह वाला कुत्ता मेरे उत्ते छड्डिया, ओने मैनू कुछ नहीं आख्या, इन्ने वड्डिया जेड़े कुत्ते नू असीं रोज रोटी पाउने आना, ओ कुत्ता चौधरी ने मेरे उत्ते छड्डिया। कुत्ते ने मेरे कान च आख्या भरावा मजबूरी है, पेट दी खातर बढ़दा पिया, नहीं ते एडा भी मैं कुत्ता नहीं। ये मोहब्बत के लफ्ज से भी ना आशना है, ये औबाश मस्खरा इंसान है। अब किसी बातें सुन ले। आप खामोश हैं प्रोफेसर साहब। कुछ है मारो ने इंजन नहीं चुप करना। चौधरी साहब, अगर आपकी बेटी इस लड़के को पसंद करती है तो आपको क्या एतराज है? धी दे मुकद्दर दा फैसला मापियां दी मर्जी दा मुताज हुंदा है। मैं नींबू वांगू फेदिया। चौधरी साहब, अच्छा खासा खूबसूरत लड़का है, क्या बुराई है उसमें?